हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 दी थी होमवर्क में। कर ली होगी, इजी थी है ना। बट फिर भी कोई डाउट है तो कोई नहीं, आज क्लियर हो जाएगा। आज हम 8.2 ही सॉल्व करने वाले हैं पूरी। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर भाइयों। देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो भाइयों ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी जो पांचों पार्ट्स हैं हमें इवैल्यूएट करने हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्या करना है, बस टेबल से वैल्यूज़ देख देख के पुट करनी है। बट फिर भी कई बारी बच्चों की कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो देख लेते हैं भाई। कुछ गलती अगर आपकी होगी तो आपको मिल ही जाएगी रास्ते में करते करते, ठीक है। तो देखते हैं, पहला पार्ट करते हैं भाइयों। तो ये है अपना पहला पार्ट। तो करना क्या है, टेबल से देख देख के ये वैल्यूज़ पुट कर दो, और जिसको याद है भाई वो खुद भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि मुझको याद है कि साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी हाफ होती है। तो मेरे को तो सारी याद थी, और जिनको याद नहीं है तो भाई वो इस टेबल से उठाएंगे ना, क्या कर सकते हैं भाई। साइन है 60 डिग्री, वैल्यू कितनी दिख गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, सही है। फिर कॉस की चाहिए थी 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, हाफ, ठीक है। और एक कॉस की 30 डिग्री पे चाहिए थी, और साइन की 30 डिग्री पे। ये चार वैल्यूज़ चाहिए थी है ना, ये वाली चार वैल्यूज़, साइन की 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, और कॉस की भी 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। तो ये चारों वैल्यूज़ मेरे को तो याद ही थी, तो मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। बाकी जिनको याद नहीं है भाई टेबल बनाओ, याद नहीं है तो फिर से कह रहा हूँ, टेबल बनानी तो सीखनी पड़ेगी। पेपर में टेबल लेके थोड़ी जाओगे साथ, तो याद करो या टेबल बनानी सीखो, और फिर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पटको टेबल में से देख के, और बस अब कैलकुलेट कर दो भाई। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो 3 होता है, पता ही होगा। और 2 इंटू 2 4 हो गया नीचे, ये 1/4 हो गया, 1/4 है ना। फिर 4/4 क्या होता है मेरे भाइयों, 1। तो हो गया क्वेश्चन डन, ठीक है, इजी। तो क्वेश्चन तो थोड़ा तेज़ तेज़ भी करता जाऊंगा तो चलेगा ना, कैलकुलेशन ही तो है आज। जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ बातें समझानी होंगी, तो इनको तसल्ली से समझाऊंगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन वाले ये क्वेश्चन है, ये तो आप बस टैली कर लेना कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है कुछ, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं। तो ये है भाइयों सेकंड क्वेश्चन अब, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। ये रहा। तो आपको ये बात तो मैंने बताई थी, ये जो tan पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये होल स्क्वायर है। tan 45 डिग्री जो है इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है ना। ऐसे ही ये cos 30 डिग्री जो लिखा है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये, कि ये लिखा हो ये लिखा हो एक ही बात है। कुछ बच्चे बड़े चमत्कारी होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जैसे ये लिखा है मान लो क्वेश्चन में, तो इस स्क्वायर को जब अंदर लाते हैं ना तो क्या करते हैं, cos स्क्वायर लिख देते हैं और 30 का भी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। फिर इस हिसाब से उनका एंगल हो जाता है 900, ठीक है भाइयों। तो ये गलत है, ये स्क्वायर जो ऊपर लिखा है या ऐसे लिखा हो बात एक ही है। ये स्क्वायर एंगल पे नहीं है, ठीक है, इस पूरे फंक्शन पे है, कॉस पे है ये फंक्शन, ठीक है। ये स्क्वायर कॉस पे है, ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो एक ही बात है। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर। अब ये तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हमने ये स्टेप लिख दिया, नहीं तो इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस अंडरस्टूड है ये स्क्वायर पूरे पे है। तो आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 होती है, देख लेना टेबल में से। cos 30 डिग्री की वैल्यू देख लेना भाई टेबल में से, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगी, दिख जाएगी आपको टेबल में। ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी देख लेना, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 दिख जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम दिख गई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कट जाएंगी दोनों, कट जाएंगी ना, काट दो भाई। इधर क्या रह गया, 2 आ गया, तो हो गया, सही है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, खत्म। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करो भाई सबसे पहले। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। इस पार्ट का आंसर कई बार बच्चों का पता नहीं आता नहीं है, कैलकुलेशन पूरी नहीं करते ना, थक जाते हैं बीच में।
देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू ये रख दी, sec 30 डिग्री की वैल्यू भी लिख दो भाई, क्या होती है 2/√3 होती है, देख लो टेबल में। cosec 30 की वैल्यू भी देख लो भाई टेबल में 2 होती है, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर तो 1/√2 ऐसे है ही, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 + 2√3/√3, भाई ये वाला √3 एलसीएम लूँगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना कि नहीं पता? भाई नहीं पता तो ऐसे समझ लो कि 1/√2 और ये ऐसे उल्टा पुल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये वाला फ्रैक्शन जब इधर आके मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसे देखा ना ये। तो क्या आ जाएगा ऊपर, अब √3, नीचे √2 और ये 2 + 2 √3, ठीक है मेरे भाइयों, एज इट इज़ लिख दिया है। तो अब क्या हो सकता है, 2 कॉमन दिख रहा है इसमें से, ले लो भाई 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया √3 + 1, सही है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया ना, ये √2 एज इट इज़ है, ये रह गया। अब क्या है, जनरली जब भी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं नीचे √ वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तो इनको हटाना है दोनों को, इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा मेरे भाइयों, इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको भी करना पड़ेगा रैशनलाइज और इसको भी, दोनों को करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो ये √2 को एक तो रैशनलाइज कर दिया हमने, एक इसको रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे √3 - 1 से कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आता है ना। ये इसको रैशनलाइज कर दिया हमने और इसको भी रैशनलाइज कर दिया ये, तो अब क्या हो जाएगा ऊपर, देखो भाइयों देखो क्या हो जाएगा ऊपर। ये जो √3 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले, बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये आ जाएगा 3 - √3, समझ गया क्या हुआ है? देखो इस √3 को √3 से किया तो 3 आ गया, और इस √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, सही है। और ये √2 एज इट इज़ है। नीचे ये √2 इंटू √2 कितना होता है मेरे भाइयों, 2 होता है ना, और फिर उस 2 को इस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। समझ गए मित्रों क्या हुआ भाई, √2 इंटू √2 इज़ 2 और 2 इंटू 2 इज़ 4, ख़त्म। ये a + b a - b दिख रहा है, क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है, a + b a - b a² - b²। इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, क्या आ जाएगा 3 √2 - √6, सही है ना। इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी, और ये कितना दिख रहा है भाई 3 हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर है ना, तो 3 तो हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, नीचे 8 आ गया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है भाइयों, ख़त्म, आ गया आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो भाइयों ये है अपना 4th पार्ट, अब इसको देखते हैं। वैल्यूज़ पुट करो सबसे पहले, तो बाकी बातें तो बाद में। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है भाई, टेबल में देख लो। tan 45 डिग्री की 1 है। cosec 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 है। cos 60 की वैल्यू हाफ है और cot 45 की वैल्यू 1 है, ठीक है मेरे भाइयों। ये बस हमने वैल्यूज़ रखी है, sin 30 की हाफ, tan 45 की 1, cosec 60 की ये 2/√3, sec 30 की 2/√3, cos 60 की हाफ और cot 45 की 1। कई बार बच्चे वैल्यूज़ ही गलत रख देते हैं, इसलिए आंसर गलत आ जाता है, तो भाई तसल्ली से रखा करो, ठीक है, वैल्यूज़ को। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करके 3/2 लिख देते हैं, -2/√3, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया 3/2 आ गया, ये एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे इन दोनों को भी ऐड कर दो, 3/2 आ जाएगा, तो ये 2/√3 + 3/2, ठीक है भाइयों। इसको ऐड किया 3/2, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज़,
इन दोनों को ऐड किया 3/2। अब एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो यारो, क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3। ठीक बोल रहा हूँ भाई, ये 2√3 एलसीएम आ गया नीचे, फिर ये √3 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। सेम चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में भी होगी, डिनोमिनेटर में भी 2√3 एलसीएम आएगा, 4 + 3√3। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों, नीचे भी 2√3 एलसीएम आ गया है, 2 × 2 4, और ये 3 × √3। ये दोनों वैल्यू सेम में कट जाएंगी, काट देते हैं। क्या रह गया भाई 3√3 - 4, नीचे 3√3 + 4। सही है, ये रह गया। अब आपको बताया था कि क्या करना है कि भाई डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो। कर लें, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3√3 - 4, 3√3 + 4। ठीक है ना, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 3√3 - 4, नीचे भी 3√3 - 4। तो ऊपर आपको सेम दिख रहा है, स्क्वायर रख जाएगा। ठीक है ना, 3√3 - 4 होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b, क्या दिख रहा है a² - b²। सही है, कैलकुलेशन जिनकी फास्ट होती है वो तो सीधा ही लिख देते हैं यार इसको। a - b a + b दिख रहा है भैया, 27 - 16 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बट कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं आराम से। अब ये a - b होल स्क्वायर खोल लो मेरे भाइयों, तो a² + b² - 2 × a × b। सही है, नीचे भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा ना भाई। 3√3 को 3√3 से करेंगे तो मेरे भाई ये 3 × 3 तो 9 हो गया, और ये √3 × √3 3 हो गया, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। सही है, 4 का स्क्वायर तो पता ही होता है भाई 16 है। ये फिर से क्या लिख देंगे इसको 27 + 16, और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 6, 6 × 4 24, और नीचे 27 - 11 कितना हो जाएगा भाई 27 - 11 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 27 - 16 सॉरी 11 हो जाएगा ना। फिर अब ये 27 और 16 को ऐड कर दो 43। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, डन डन है भाई। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो भाई ये 5th पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ख़त्म करते हैं इसे। देखो अब जिन्होंने चैप्टर पहले पढ़ रखा है ना उन्हें तो पता होगा, नीचे देखो, नीचे तो ये सीधा ही 1 हो जाएगा बिना वैल्यू डाले। एक आइडेंटिटी होती है sin² θ + cos² θ = 1। तो जिन्होंने पहले चैप्टर पढ़ा है उन्हें तो पता होगा, ठीक है। बाकी जब आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही आना है, ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जिन्होंने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो ठीक है, वैल्यू डाल लेते हैं भाई, सबकी वैल्यूज़ डालो। देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, स्क्वायर तो गिवन है ही। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 2/√3, स्क्वायर है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। नीचे sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। सही है ना, बस सबकी वैल्यू डाल दी है, स्क्वायर सब पे लगे हुए थे तो स्क्वायर लगा दिए। करो भाई सॉल्व, क्या आ जाएगा देखो, ये 5/4 हो गया, सही है। ये 16/3 हो जाएगा -1, और नीचे 1/4 + 3/4। ठीक है ना भाई, ये 2 का स्क्वायर है 4 हो गया, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया। सही है, अब तो बस एलसीएम लेके कैलकुलेशन करनी है, और क्या करना है। ऊपर कितना एलसीएम आ जाएगा भाई 12, ये आ जाएगा 15 + 64 - 12, और नीचे तो आपको दिख रहा है 4/4 आ रहा है।
नहीं समझे भाई? ये 3 और 4 का एलसीएम आ गया ना 12। 3 इंटू 5 कितना हो गया भाई? 15। 4 इंटू 16 कितना हो गया? 64। और ये 12 जो एलसीएम आया था इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया 12 आ गया। नीचे ये 4/4 कट के क्या हो गया? 1। बताया था आपको नीचे तो 1 आना ही है, सही है ना? नीचे तो 1 ही है। ऊपर ये ऐड कर लो भाई। 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3। 3 में 64 ऐड किया तो 67। तो आंसर इज 67/12। ठीक है, तो ये भाइयों हमारे फर्स्ट के सारे पार्ट ख़त्म। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये? सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो, फिर जो वैल्यू आएगी बताओ इनमें से किसके इक्वल है। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर करेंगे बात, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों? 1/√3। ठीक है, तो ये हमने दोनों जगह रख दी, ऊपर और नीचे, सही है ना? tan 30 की वैल्यू लिख दी है 1/√3, नीचे भी tan 30 की वैल्यू 1/√3। स्क्वायर था ना इस पर, ये स्क्वायर, ये लगा दिया स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? 2/√3 हो गया ऊपर, तो सही है ना? 2 और इंटू दिस, तो इतना आ गया। ये 1/√3 का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, सही है? नीचे अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो 2/√3 नीचे 4/3, सही है ना? इन दोनों को ऐड किया तो 4/3 आ गया ये। अब आपको पता ही है उल्टा पुल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, है ना? 2/√3 3/4, सही है ना भाई? कोई समस्या तो नहीं है? ये इसको हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, ऊपर चला गया ना, उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 2 से 4 को काट दो भाई, 2 आ जाएगा, सही है ना? कितना हो गया? 3/2√3। अब वैसे तो कईयों को पता होगा कि इससे भी ये कट जाएगा और ऊपर √3 आ जाएगा, ठीक है? जिन्हें नहीं पता तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 3 है, हम चाहें तो इसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई। √3 इंटू √3 3 तो होता है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, आंसर आएगा √3/2। और जिनका ऐसे भी करने का मन नहीं है तो वो क्या करो भाई, आंसर दिख रहा है ना 3/2√3, तो बताया तो था नीचे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज कर लो। तो ऊपर क्या आ गया? 3/√3, नीचे क्या आ जाएगा? √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है कि नहीं होता? तो नीचे क्या आ गया भाइयों? 2 इंटू 3, √3 इंटू √3 3। अब ये 3 कटते हुए दिख गए, सही है? कितना आ गया आंसर? √3/2। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर, याद रखना √3/2 है, ठीक है? अब ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से देख लो किसकी वैल्यू √3/2 है। भाई इसकी वैल्यू √3/2 है, टेबल में देख लेना। इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू हाफ है। हमारा इसको सॉल्व करके आ रहा था √3/2, तो मतलब आंसर क्या हो गया? ए, ख़त्म, सही है? आंसर इज़ ए। हो गया भाइयों क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। हाँ तो भाइयों फिर सेकंड जो है पार्ट, ये तो बहुत ईजी है यार। tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होगी 1 है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये 1 माइनस 1 स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर, सही है ना? tan 45 की जगह 1 लिख दिया, तो ऊपर क्या आ गया? 0, नीचे 2, आंसर इज 0, सही है? तो ढूंढ लो भाई कहाँ है 0, मिल गया, डी, ख़त्म। तो ये तो बहुत ही आसान था भाई, बहुत ही आसान था। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? sin 2a और 2 sin a इक्वल है। sin 2a और 2 sin a इक्वल है, तो a कितना होगा? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बच्चे क्या सोचते हैं ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये 2 इस एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखना। अब हमें a बताना है इसमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे 11th इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे sin 2a की आइडेंटिटीज़ भी पढ़ते हैं वो, अभी यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शंस इसमें पुट कर करके देखेंगे, हिट एंड ट्रायल, जोन सा फिट बैठ गया वो अपना आंसर है, ठीक है? देखो कैसे, ये गिवन है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, ये 4 ऑप्शंस हैं, पुट कर करके देखते रहो, ठीक है? जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे,
फर्स्ट वाले को पुट करके देखते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को, जो एंगल ए है उसकी जगह 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो जो हमारी LHS है वो क्या है, sin 2a, और जो RHS है वो क्या है, 2 sin है। ठीक है ना, sin 2a अपनी LHS हो गई, और राइट हैंड साइड क्या है, 2 sin है। ए की वैल्यू 0 डाल दो दोनों जगह, देखो क्या होगा। तो sin 2 ए की जगह हमने 0 डिग्री रख दिया, ए की जगह 0 डिग्री। तो 2 को 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 ही आएगा। और साइन 0 डिग्री की अगर आप टेबल में जाके वैल्यू देखोगे तो आपको दिख जाएगी 0 है। ठीक है, अब RHS को देख लो, ए की जगह हमने कितना एंगल रखना है, 0 डिग्री। तो 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री बताया अभी कि 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इज 0। तो हमें दिख गया कि भाइयों दोनों साइड इक्वल आ गई, तो आंसर ए इज़ करेक्ट। तो ए तो ठीक है, सही है। कई बार एक से ज़्यादा भी करेक्ट होते हैं, तो पुट तो सारे ही करके देख लेना। तो ए तो सही है, बाकी गलत ही आएंगे। कोई भी एक पुट करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हम बी वाला पुट करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, ए को 30 डिग्री पुट करके देख लेते हैं एक बार, 30 डिग्री। तो LHS क्या थी अपनी, क्या थी भाइयों, LHS sin 2a, और RHS क्या थी, 2 sin a। रख लो, ए की जगह 30 डिग्री रख के देखो, तो ये आ जाएगा sin 2 ए की जगह आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 30 कितना होता है भाइयों, 60। और sin 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे √3/2 मिल जाएगी। ठीक है, और यहीं आप अगर RHS में पुट करोगे ए की जगह 30 डिग्री, ठीक है ना, इस ए की जगह हमने 30 डिग्री रख दिया। तो इस 2 को तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बताया था आपको। तो पहले sin 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। sin 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखोगे हाफ मिल जाएगी। ठीक है, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाफ। तो 2 और 2 कट गए, सही है। क्या आ गया भाई, 1 आ गया। दिख गया, दिख गया ना, दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो भैया बी तो गलत है। ऐसे ही आप सी और डी चेक कर लो, वो भी गलत आएंगे। ठीक है, डी को तो आप चेक कर भी नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि जब आप ए की जगह 60 डिग्री रखोगे ना यहाँ पे, तो ये साइन 120 डिग्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी तो आपको नहीं पता। 11th में आपको निकालनी आएगी, सिखाएंगे वहाँ पे, पर अभी तो आपको पता भी नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या ही सॉल्व करोगे। वैसे फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है, मन कर रहा है कि मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूँ, तो √3/2 होती है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं, आगे अगले पार्ट की ओर। तो अब ये देखो, 4th पार्ट भी सिंपल ही है, वही है। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर देख लेंगे किसके इक्वल है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, पता ही है। नीचे भी लिख देते हैं 1/√3 tan 30 की जगह, और स्क्वायर भी है उसका, सही है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, ये ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे 1 - 1/3, सही है ना। ये √3 का स्क्वायर है ना, 3 लिख दिया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, 2/3 आ जाएगा। सही है कि नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 3 एलसीएम आएगा, 3 - 1 2/3 ही आ जाएगा ना ये। और अब क्या करेंगे, वही उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई, कि ये वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा और रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो 2 और 2 तो कटता दिख गया अपने को, क्या आ गया, 3/√3। तो आपको बताया था √3 से 3 कट जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा, है ना। और नहीं काटने का दिल है तो रैशनलाइज कर लो ऐसे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3√3, नीचे 3 से 3 कट गया, आया तो तब भी √3 ना, आया तो तब भी √3 भाई। 3/√3 लिखा था, अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो ना, कि ये जो अपना ऊपर वाला 3 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया √3 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में एक √3 था तो उससे कट गया। तो आंसर तो क्या बचा, √3 ना, वही तो आया। जैसे मर्जी कर लो। तो आंसर क्या आ रहा है, √3। अच्छा, आंसर आ गया भाई √3।
तो अब आपको बस ये देखना है इनमें से किसकी वैल्यू √3 है, वही अपना आंसर है। cos 60 की वैल्यू पता है भाई, यो हाफ होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो आंसर कौन सा हो गया भाइयों, सी। ठीक है, डन। करें भाई, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जो है ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था। आपको बताया था ये जो बाद में बात लिखी है इसको मत पढ़ो, आपका सर दर्द हो जाएगा। ठीक है, इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो ही मत भाई। इसको क्या करना, जब आप ए और बी निकाल लोगे ना, तब देखना कि ये बातें सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, आंसर आएगा ए 45 डिग्री, बी आएगा 15 डिग्री। आप करोगे अभी सॉल्व, पता चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, ए बी से बड़ा है? हाँ भाई है, सही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई ना। और दूसरी क्या है कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। तो हमारा ए प्लस बी कितना दिख रहा है, 60, 0 से 90 के बीच में है। हाँ, सेटिस्फाई कर रही है, सही है। तो बस ये कंडीशन दे रखी थी कि अगर आपकी ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू आ गई ना जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर आंसर गलत है। ठीक है, जैसे मान लो आपका ए आ गया 15 और बी आ गया 30, तो ये कंडीशन जो लिखी है सेटिस्फाई नहीं होगी ना। कंडीशन लिखी है ए बी से बड़ा होना चाहिए, पर अगर आंसर ऐसा आ जाता तो ए तो बी से छोटा हो जाता, तो आंसर गलत है फिर। ठीक है, तो ये बस उसलिए दे रखा है आपको, बाकी सॉल्व तो आपको इसी को करना है और ए और बी फाइंड करने हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें सॉल्व करना है, करते हैं। ये दो इक्वेशंस है भाई, तो कैसे करते हैं सॉल्व आपको बताया था। इस तरफ ये tan लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या देखना है कि √3 जो वैल्यू है वो टेबल में tan में कितने डिग्री पे आती है। ठीक है, क्या देखना है कि भैया ये जो हमारा tan है इसमें √3 ढूंढ लो, कहाँ है, ये रहा, √3 मिल गया, कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, tan a + b = tan 60 डिग्री। समझ गए ना। जैसे अब इस वाले में क्या करेंगे, 1/√3 ढूंढ लो tan में कहाँ मिलता है आपको, tan में ढूंढो, ये tan है, इसमें 1/√3 मिल गया, कितने डिग्री एंगल पे मिला है, 30 डिग्री पे। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। तो tan a - b किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 डिग्री के। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे। हम कहेंगे tan ऑफ दिस एंगल = tan ऑफ दिस एंगल। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो a + b है वो किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। ये हमारी एक इक्वेशन होगी भाइयों। ऐसे ही जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों एंगल्स, तो a - b किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। अब हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ख़त्म है कहानी। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे बताया था आपको पिछली क्लास में भी, a + b a - b दोनों को ऐड कर दिया, सही है ना। तो +b और -b कट गए, a + a कितना हो गया, 2a, 60 + 30 कितना हो गया भाइयों, 90, a कितना मिल गया, 45, सही है ना, a मिल गया। अब a को क्या करना है, इस a को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, b मिल जाएगा भाई। a को यहाँ पे रख दो, 45 रख दो, देखो 45 + b = 60, तो b कितना मिल गया, 15 मिल गया ना। चाहे तो आप a को यहाँ 45 पुट कर दो, तब भी b 15 मिल जाएगा, एक ही बात है। निकल गया a और b, हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये ट्रू फॉल्स बताने हैं बस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है sin ऑफ a + b = sin a + sin b। तो ये तो गलत ही है भाई, ये साइन कोई नंबर थोड़ी है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, गलत है ये। बाकी आप ए बी की वैल्यूज़ रख के दिखा सकते हो, देखो जैसे ये है, हमें चेक करना है सही है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ए हमने ले लिया 30 डिग्री, बी हमने ले लिया 60 डिग्री, कुछ भी एज्यूम कर लो, क्या जा रहा है, ए को 30 बी को 60 पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो जो LHS है वो क्या है हमारी, LHS है sin a + b, और RHS क्या है, sin a + sin b। ठीक है, ये LHS लिख दी, ये RHS लिख दी।
ए और बी आप पुट कर दो इधर, देखो क्या होता है। देखो भाइयों, ए की जगह 30, बी की जगह 60, तो 30 + 60 तो पता ही है क्या होता है, 90। और साइन 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1 होता है, टेबल में देख लो जाके। सही है। अब RHS से मिल लेते हैं। साइन ए की जगह 30 डिग्री लिख दो और बी की जगह 60 डिग्री लिख दो। ठीक है ना, ए की जगह 30, बी की जगह 60। अब कुछ बच्चे बड़े चमत्कारी होते हैं, इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं और ऐसे लिख देते हैं। तो भाई ऐसे चमत्कार नहीं करने भाई, साइन कोई नंबर थोड़ी है जो तुमने कॉमन ले लिया। बताया था ना, ये दोनों जुदा नहीं हो सकते, साइन अपने एंगल से जुदा नहीं हो सकता भाई। तो अब इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो अब ये और ये इक्वल है, कोई नहीं है ना, ये और ये इक्वल नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कैसे नहीं है इक्वल। अरे भाई अब क्या बताएं तुमको भाई, 2 LCM ले लिया, सही है। अब अगर ये वैल्यू 2 होती तो 2/2 करके 1 आ जाता, पर ये 2 तो नहीं है, ये तो अंधा भी बता देगा कि ये वैल्यू 2 नहीं है। और नहीं पता तो और ज़्यादा डिटेल में देख लो भाई, 1.732 ऐसे होती है ना √3 की वैल्यू। तो ऐड करके कितना आ गया, 2.732/2। तो अब इसको काटूंगा तो 1 तो नहीं आएगा ना, तो LHS और RHS इक्वल नहीं है, और LHS RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है भाई। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर मैंने क्या करा, देखो मैंने तो कमाल कर दिया सर, मैंने A को 0 लिया और B को 90 लिया, अब देखो क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो A को 0 और B को 90 ले लेते हैं। तो ठीक है भाई, बंदा ले तो कुछ भी सकता है, सही बात है। तो अगर हम A को 0 और B को 90 लेके इसमें पुट करें तो देखते हैं क्या होगा। फिर जब हम LHS सॉल्व करेंगे अपनी, वो है साइन A + B, तो A की जगह हमने लिखा है 0 और B की जगह लिखा 90, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री विच इज़ 1। फिर हमने सर RHS सॉल्व करी, RHS थी साइन A + साइन B, तो A की जगह हमने लिखा 0 और B की जगह हमने लिखा 90, तो साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1 और 1 = 1 एंड द क्वेश्चन इज डन सर जी। दोनों इक्वल आ गई, बच्चे ऐसा कह देते हैं। तो भाई एक पर्टिकुलर एंगल के लिए इक्वल आ गई, मैं आपकी बात मान गया कि इस एग्जाम्पल के लिए दोनों साइड इक्वल हैं, पर मेरे वाले के लिए तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम किसी भी दो चीज़ों को इक्वल तब कहते हैं जब वो हमेशा इक्वल हो, ठीक है मेरे भाइयों, जब वो हमेशा इक्वल हो। समझ रहे हो मेरी बात, कि जैसे आपके वाले एग्जाम्पल पे बात सेट हो गई, मेरे वाले पे नहीं हुई, तो कहीं तो गलत है ना। तो जब एक भी जगह इंसान गलत है तो वो इंसान गलत है भाइयों। एक भी खून कर दिया तो भैया वो अपराधी है, उसको सज़ा होगी, ठीक है। कितने भी उसके कर्म सही हों, एक भी कर्म खराब तो काम खराब। सब जगह ट्रू होना चाहिए हर वैल्यू के लिए, तब हम मानेंगे ट्रू है। जैसे कि भाई हमारे फॉर्मूले होते हैं A + B² = A² + B² + 2AB। तो इसमें AB कुछ भी डाल लूँ मैं तो ये दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी, ठीक है। एक भी बार अगर ये गलत हो जाती ना किसी भी वैल्यू के लिए, तो हम इस फॉर्मूले को रद्द कर देते हैं वहीं पे कि भैया ये गलत है, सही है। एक भी जगह गलत नहीं होना चाहिए, तो एक जगह गलत मतलब गलत, तो भैया ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया पहला, ठीक है। क्या हो गया, फॉल्स। देखते हैं सेकंड वाले को। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है जैसे जैसे थीटा मतलब एंगल बढ़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। क्या सही कह रहा है, देखो टेबल देख लो पता लग जाएगा। ये आपकी टेबल है मेरे भाइयों, देखो थीटा बढ़ रहा है, 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। तो क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, देखो पहले 0 थी, फिर हाफ हो गई, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। तो ये वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पे पहुंच गई। हमारा एंगल 0 से बढ़ के कितना हुआ, 90, तो वैल्यू भी 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 1। तो हमें पता चला जब एंगल बढ़ रहा था तो वैल्यू भी बढ़ रही थी, यानी वो सही कह रहा है, कि अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। एंगल जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएगा,
साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 की ओर जाएगी। सही है, तो सही कह रहा है। नहीं तो आप यूँ भी समझ सकते हो, देखो यूँ भी समझ सकते हो मेरे भाइयों। ट्रायंगल बनाते हैं, देखो देखो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है भाइयों, क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये है हमारा थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है मेरे भाइयों, P/H। साइन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब अगर थीटा को हम बढ़ाएं, थीटा बढ़ेगा कैसे, ये एंगल कैसे बढ़ेगा, ये एंगल कैसे बढ़ेगा मेरे भाइयों बताओ। अगर मैं हाइपोटेन्यूस को सेम रखूं, ये समझ लो कि ये एक दीवार है मेरे भाइयों, ये एक दीवार है, ठीक है, और ये एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार से, ठीक है। तो अगर मैं सीढ़ी को थोड़ा सा आगे खिसका के यहाँ ले आऊँ तो ऊपर की तरफ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, बोलो। अगर मैं इस सीढ़ी को थोड़ा सा आगे खिसकाऊँ तो इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, बोलो। अगर ये सीढ़ी यहाँ से थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी तो दीवार पे ऊपर चली जाएगी अपने आप, क्योंकि सीढ़ी की लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, उतनी रहेगी ना। तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे ले आया तो सीढ़ी ऊपर चली जाएगी। तो क्या हुआ फिर उससे, कि आपका हाइपोटेन्यूस तो उतना ही रहा पर परपेंडिकुलर बड़ा हो गया। सीढ़ी की लेंथ तो हमने फिक्स रखी ना, पर ये हाइट जो हम देख रहे हैं बढ़ गई, पहले से ज़्यादा हो गई। तो जब हाइपोटेन्यूस फिक्स रहा और परपेंडिकुलर बढ़ गया, हमने देखा जैसे ही हमारा थीटा बढ़ा, थोड़ा आगे गया, एंगल बढ़ गया ना। पता है ना, एंगल आगे जाऊंगा तो बढ़ेगा। तो जब एंगल बढ़ा तो परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, हाइपोटेन्यूस उतना ही रहा। तो भाई जब किसी फ्रैक्शन में ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो जिसको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो भाई टेबल है, बस टेबल से देख लो कि एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहा है तो वैल्यू 0 से 1 की ओर जा रही है, बढ़ रही है वैल्यू भी। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वाला है वो ट्रू है मेरे भाइयों। ठीक है, ऐसी थर्ड वाला है, देखो थर्ड वाले में कह रहा है कॉस थीटा बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा। तो देख लो चल के, थीटा 0 से 90 जा रहा है तो कॉस 1 से 0 पे जा रहा है, देखो घट रहा है, कॉस कम हो रहा है ना। जब थीटा 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है, तो कॉस की वैल्यू घट रही है। पहले 1 थी, कम होते होते कितनी हो गई, 0। तो कॉस कम होता है, जब एंगल बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये कह रहा है कि कॉस थीटा भी बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा, तो गलत कह रहा है भाई, फॉल्स है। ठीक है, वैसे ही कंसेप्ट समझना है आपको, तो वही देखो ट्रायंगल बना के आप समझ सकते हो ऐसे कैसे हो रहा है, ये कॉस की कहानी कैसे हो रही है भाई। देखो देखो ये अपना ट्रायंगल है, इसमें हमने ये थीटा मार्क कर लिया, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है मेरे भाइयों, तो भैया हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, B/H। अब हम चाहते हैं थीटा बढ़ जाए, H को सेम रखेंगे, ठीक है। थीटा बढ़ाना है हमको, थीटा बढ़ाना है तो भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर वही बात हो गई, थीटा बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, मान लो हम यहाँ पे पहुँच गए इस पॉइंट पे, मान लो हम इस पॉइंट पे आ गए और हमने वही अपनी सीढ़ी लगा दी, तो सीढ़ी लग गई यहाँ, अब नया ट्रायंगल बन गया, है ना। क्या हुआ, पहले ये सीढ़ी यूँ लगी हुई थी, फिर ये थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया तो ऊपर चली गई सीढ़ी। तो क्या दिखा आपको, ये जो सीढ़ी की लेंथ है वो पहले भी H थी, अब भी H है, लेकिन जो बेस है वो कम हो गया ना पहले से। पहले इतना डिस्टेंस था बेस पे, अब इतना डिस्टेंस है, तो बेस कम हो रहा है। तो थीटा जब बढ़ा आगे, थीटा की वैल्यू जब ज़्यादा हुई तो बेस छोटा हो गया। बेस अगर छोटा होएगा जब थीटा बढ़ेगा, पर डिनोमिनेटर अगर कम करूँगा तो पूरी वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बेस छोटा होता चला जाएगा और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा, ठीक है। तो ये गलत कह रहा है भैया, ये क्या कह रहा है, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा भी बढ़ेगा, गलत है। आगे क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं हर वैल्यू के लिए थीटा की, नहीं, गलत है, गलत है मेरे भाइयों, गलत है। देख लो आप साइन की टेबल और कॉस की टेबल देख लो, 0 डिग्री पे दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है। 30 डिग्री पे दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है। 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू सेम है, हाँ है।
60 डिग्री पे दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है। 90 पे दोनों सेम है, नहीं है। बस एक ही जगह सेम है, कहाँ, 45 डिग्री पे। साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब थीटा कितना हो बच्चों, 45 डिग्री। सब जगह पे सेम नहीं होते, सिर्फ 45 डिग्री के लिए सेम होते हैं। वो क्या कह रहा है, सब जगह के लिए सेम होंगे, हर थीटा के लिए। तो यानी कि ये बंदा गलत कह रहा है भाई, ये बंदा गलत कह रहा है। और वैसे भी आप देखो कंसेप्चुअली भी समझ सकते हो इस बात को, ध्यान से समझो बिल्कुल भाइयों, बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा था ये कह रहा था भाई साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो जाए। अच्छा जी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच। तो H और H कट गए, तो क्या आ गया मेरे भाइयों, P इक्वल टू B, है ना। और P और B अगर इक्वल है, P और B इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये तो 90 है ही भाई। और P और B इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। और दोनों एंगल इक्वल होंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों 45 नहीं हो जाएंगे। तो यानी क्या पता चला, साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होंगे, जब थीटा क्या होगा, 45। भाई सीधी सी बात है, मान लो ये थीटा 45 ना हो के 60 होता, तो ये थीटा क्या हो जाता, 30। तो दोनों थीटा अगर अलग होते तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल नहीं होते, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल नहीं होते, तो फिर ये इक्वल कैसे हो जाते। जब P और B इक्वल नहीं है तो P अपॉन एच और B अपॉन एच कैसे इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होते, सिर्फ 45 डिग्री के लिए होते हैं, ठीक है भाइयों। लास्ट देखो, लास्ट में क्या कह रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, ये तो आपको बताया था ना टेबल में, आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है। तो सबके लिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड होता है, हाँ याद है, क्योंकि tan 0 डिग्री कितना होता था, 0 होता था। tan 0 डिग्री कितना होता था भाइयों, 0। तो cot 0 डिग्री क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, यानी 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सही है, तो लास्ट वाला तो सही कह दिया भाई इसने, ख़त्म कहानी। तो एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, ठीक है। अपने हाथ से एक बारी वो सारे क्वेश्चन फिर से कर लेना जो भी आपको डाउट लग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ये दिख ही रहा है आपको नीचे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा भाइयों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।